अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शरीफ एंड वेलकम टू माय चैनल रुमीब्स एकेडमी। आज हम लोग एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हमें क्या बताता है? हमें जो है लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है कि किस तरीके से जो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, वो किस तरीके से डिपेंड करती है रिएक्शन के स्पीड के ऊपर या रिएक्शन के वेलोसिटी के ऊपर, कि कितना तेज रिएक्शन हो रहा है। तो वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन के ऊपर, और कौन से मॉलिक्यूल, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लॉ को। ये लॉ जो है वो पीटर वेज और कैटो गोल्डबर्ग ने 1864 में दिया था। इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट हम देखते हैं, उसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो दिस लॉ स्टेट दैट द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब इसके दो हिस्से हैं, एक तो ये वाला जो ऊपर वाली 2 लाइनों में लिखा हुआ है, और एक ये वाला जो 3 लाइनों में लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, एक तो ये इंडिपेंडेंटली पर्टिकुलर एक के बारे में बात कर रहा है, उसके बाद फिर ये ओवरऑल पूरे रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। सही है। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। कि रेट जो होता है सब्सटेंस का, जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मास के ऊपर। ठीक है। और दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of active mass of reacting substance। मतलब क्या है इसका, अब इसको हम समझते हैं। देखें, लेट सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं। मेरे पास एक इक्वेशन है, एक केमिकल इक्वेशन है, दैट इज A प्लस B गिव्स C प्लस D। ठीक है, ये तो मेरे पास आ गए केमिकल्स। ठीक है, इनकी अगर मैं मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन की बात करूं कि ये कितने मोल्स हैं मिसाल के तौर पे मेरे पास, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, अब A और B तो रिएक्टेंट को शो कर रहे हैं ना, यहाँ पर A और B रिएक्टेंट को शो कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d, तो ये जो स्मॉल a और स्मॉल b है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को। किसको? नंबर ऑफ मोल्स को, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। जैसे हम लिखते थे ना हैबर्स प्रोसेस की इक्वेशन लिखते थे तो N2 प्लस 3H2 लिखते थे ना। ठीक है, तो ये जो 3 है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स है किसके? हाइड्रोजन के। इसी तरीके से मैं जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो इसलिए आपको इसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपने अपनी कॉपी में जो है इसको इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप स्टार्टिंग में लिख लेंगे कि लेट कंसीडर अ हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और ये हमने एक इक्वेशन ले ली। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे कि फर्स्ट वी विल कंसीडर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जाहिर है हम सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर ए और बी जो है वो रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं इस लॉ के मुताबिक देखूं तो ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिंग सब्सटेंस के एक्टिव मासेस के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस के ऊपर। मतलब कि जो रेट होता है किसका, जो रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं ना, तो मैं यहां लिख दूंगा फॉरवर्ड रिएक्शन का। जो रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। अब ये एक्टिव मासेस क्या होते हैं अभी बताता हूं। A B, और ये जो एक्टिव मासेस है ना, ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सबसे पहले तो हम एक्टिव मास समझ लेते हैं कि क्या होता है। एक्टिव मास जो होता है वो मास होता है जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। जैसे भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जब तक नहीं बनाता जब तक यहाँ पर क्या ना हो, 3 मोल ना हो किसके? हाइड्रोजन के, है ना।
तो ये इसके एक्टिव मास है कि 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के, ये एक्टिव मास है। तो इसका एक्टिव मास क्या हो गया, अगर 1 की बात कर रहे हो तो 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो 28 ग्राम इसका हो गया एक्टिव मास। ठीक है, इसका कितना हो गया 3 × 2 6 ग्राम, तो 6 ग्राम इसका एक्टिव मास हो गया। तो ये कहलाता है एक्टिव मास जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। ठीक है, एक्टिव मास को हमेशा हम इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो एक्टिव मास होता है वो बेसिकली कंसंट्रेशन होती है। क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन का मतलब मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, वॉल्यूम भी कह सकते हैं, लीटर भी कह सकते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल्स इनटू डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, हमेशा कंसंट्रेशन को हम मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में लेंगे, या एक्टिव मास कह दें या कंसंट्रेशन कह लें, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लें। एक्टिव मास की एक छोटी सी डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी है, वहां से देख के आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या बता रहे थे, हम कह रहे थे कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। तो रिएक्टेंट के मैंने प्रोडक्ट भी लिख दिया और उनके एक्टिव मास भी ड्रॉ कर दिए। अब ये ए बी क्या होता है, ये इस तरीके से लिखा है मैंने भाई, जैसे 3 हाइड्रोजन थे ना, 3 हाइड्रोजन थे, तो ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, सॉरी H2 + H2 + H2, तो ये 3 हाइड्रोजन हो गए ना, 3। तो इसीलिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं H2 × 3 तो कोई मसला है नहीं, तो मैंने इसको इसी फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट, इक्वल्स टू और कांस्टेंट। जो यहां साइंटिस्ट ने कांस्टेंट इस्तेमाल किया है उसका नाम है KF, where KF is the rate constant of forward reaction। क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यहां तक समझ आ गई, यहां तक समझ आ गई, गुड। अब सिमिलरली अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं या रिवर्स रिएक्शन की बात करूं, ठीक है, तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, जाहिर बात है जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। लेकिन यहां पर रिएक्टिंग कौन से होंगे, जो प्रोडक्ट पर रिएक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा R इंटू बैकवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड D। ऑलराइट, जब हम यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पर भी क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, एक कांस्टेंट, और यहां पर जो कांस्टेंट आएगा वो होगा KB, वेयर KB इज द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। ये हमने लॉ लिख लिया, ये हमने लॉ लिख लिया। जो लॉ स्टेटमेंट के मुताबिक कह रहा था वो ये दोनों है, वो ये दोनों। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कि जब हम इक्विलिब्रियम हासिल कर लेते हैं, जब हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है तो हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसको कॉपी कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो कंटिन्यू करते हैं। अब हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम the rate of forward reaction must be equal to the rate of backward reaction। ठीक है, must be equal to the rate of backward reaction। तो therefore R of F is equals to R of B। ठीक है, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं कब से, पिछली क्लासेस के अंदर। तो RF की अभी हमने वैल्यू निकाली है जो कि आई थी हमारे पास KF, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और कंसंट्रेशन ऑफ या एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस दैट इज A इंटू A और B। ठीक है, जबकि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या आ जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दैट इज KB
और C इंटू दिस एंड दिस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं रेट कांस्टेंट को एक जगह पर लेकर आ जाता हूं और एक्टिव मासेस को एक जगह कर लेता हूं। तब मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा KF अपॉन KB, ठीक है, इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और कंसंट्रेशन ऑफ, यहां आ जाएगा रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब क्या है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ रही है KF अपॉन KB। क्या आ रही है, KF अपॉन KB। ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो जाहिर बात है इनकी आंसर भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो KF अपॉन KB को हम KC कहते हैं। क्या कहते हैं, KC, वेयर KC इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है ये क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को, इस वाली को रिप्लेस कर देंगे KF KB को KC से। किससे, KC से। तो KC इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दिस, ठीक है, और पॉन में आ जाएगा हमारे पास रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस। ठीक है जी, अब आपको पता है ये जो C और D है, ये है क्या, ये प्रोडक्ट है ना, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि ये प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, जो भी इसकी कंसंट्रेशन, जो भी इसके मोल्स हो, M जो भी, N जो भी हो, ठीक है, और रिएक्टेंट्स, और नीचे आ जाएगा रिएक्टेंट्स। तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी भी हो, केमिकल इक्वेशन, और आपको बोलें कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, तो आप आराम से इस इक्वेशन के जरिए निकाल सकते हैं। एक चीज अपने माइंड में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे जो हैं करते क्या हैं, जो मिस्टेक करते हैं एग्जाम्स के अंदर, वो करते हैं कि जब उन्हें कहा जाता है कि भाई कंसंट्रेशन एक्टिव मासेस की, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की जो एक्टिव मासेस है वो आप लिखें, तो वो वाला लिख देते हैं जो इनिशियल होता है। हमें इनिशियल नहीं चाहिए होता, हमें इनिशियल नहीं चाहिए होता, बल्कि एक्टिव मास जो होता है हमें इक्विलिब्रियम वाला चाहिए होता है। कब चाहिए होता है, इक्विलिब्रियम वाला, एक्टिव मासेस एट इक्विलिब्रियम। तो जब हम आगे इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें ये वाला एक्टिव मासेस लिखना है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमें हासिल होगा। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन हुआ खत्म। एक इसकी एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ बाकायदा तौर पे, उसके बाद जो है हम इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसको कॉपी कर लिया हो तो मैं बता देता हूँ। एक मेरे पास इक्वेशन होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इक्वेशन है हाइड्रोजन और आयोडीन की। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिखें, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें कि क्या होगा, तो आप लोग डायरेक्टली जो है वो, वैसे तो प्रॉपर अगर हम स्टेप बाय स्टेप करें तो आप लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसके बराबर होता है। जैसे देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ दिस। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी नहीं है ना, 1 है, तो मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, तो ये हो जाएगा ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, और आयोडीन के ऊपर भी 1 ही है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का अगर हम लिखें, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का अगर हम लिखें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, HI, और इसके ऊपर आ जाएगा 2। ठीक है, तो अगर इक्वेशन हम KC की लिखें तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट यानी कि HI2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, मतलब H2 इंटू I2। ठीक है, इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिखते हैं किसी भी इक्वेशन की। अगर हम हैबर प्रोसेस वाली लिखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, NH3 आता था ना, NH3, 2NH3 आता था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे NH3 की पावर 2 और नीचे N2 प्लस 3H2। ये तो हम कर करके थक चुके हैं ना, तो ये आ जाएगा H2 और इसकी पावर 3। ठीक है, दिस इज फॉर हैबर प्रोसेस और दिस इज फॉर
10। सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे जिसमें हमें बाकायदा तौर पर इनकी वैल्यूज गिवन होंगी और हम वैल्यूज पुट करके आंसर्स को निकालेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।